4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो ग़ालिब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दोनों मुल्क माशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 खारिज मारे गए, जबकि कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के खिलाफ खुफिया इतला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शोहदा में कैप्टन नुमान सलीम समेत हवलदार अमजद अली, नाइक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला को शोहदा को खराज अकीदत। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों से काम लिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ, नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी है। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन की नामजदगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। अमेरिका और चीन के दरमियान कई अहम मामलात पर इत्तफाक। ट्रंप की शी जिनपिंग से जनूबी कोरिया के शहर बुसान में 6 साल बाद अहम मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदा होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। हैरत अंगेज तौर पर अमरीकी सदर ने अमरीकी वॉर डिपार्टमेंट को नए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आगले बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। आई रियली होप आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो एज फैसल सेज हम कर देंगे। अब ये फैसल बताएंगे कैसे करेंगे। फैसल, हाउ आर यू गोइंग टू मेक एनीबॉडीज मॉर्निंग अ गुड मॉर्निंग? वेल देयर आर सेवरल थिंग्स कि आप किसी की मॉर्निंग अच्छी बना सकते हैं। आप किसी को ये कॉफ़ी दे सकते हैं सुबह सुबह, तो आपकी सुबह अच्छी हो ही जाती है। तो इस मौके पे जो हमारे कॉफी बॉय हैं, आई वुड लाइक को अच्छी खबरें सुना सकते हैं। वो तो कर ही सकते हैं, बट लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर स्टाफ कि वो हमें सुबह सुबह ये कॉफ़ी ला के देते हैं। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से, और जब ये हो पाता है तो फिर हम आप तक पहुंच पाते हैं अपने फुल सेंसेस में, बिकॉज गेटिंग अप इन मॉर्निंग, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जनाब, जब आप बात कर रहे हैं अच्छी खबरों की, तो सादिया अच्छी भी हैं बट बहुत सरप्राइजिंग भी हैं। बहुत सरप्राइजिंग है। वो इकबाल का शेर है, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो वही हुआ है सुबह सुबह। आई थिंक सरप्राइजेस आर गुड इन अ वे कि चेंज अच्छा होता है। चेंज होना चाहिए, कंसिस्टेंसी वन पार्ट, बट चेंज जरूरी होता है एट द सेम टाइम पीपल से। और ये इतना बड़ा चेंज आया है, ये है वो चेंज, ये आप देखें जनाब। इससे पहले कि हम कुछ बोलें, ये मनाजिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग आमने सामने, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, मैं तुझे देखूं के गुफ्तगू करूं। क्या समझ रही थी आप? और आई टर्न्ड अराउंड इन दैट वे, और फिर आपने ऑन द सेम टेबल टॉकिंग, आई मीन लाइक दैट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग। मेरे ख्याल में ये हम डोनाल्ड ट्रंप से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जनाब, ये मामला है जनूबी कोरिया का, बुसान में, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की 6 साल बाद होने वाली मुलाकात आलमी सतह पर सफारती गर्मजोशी की एक नई अलामत करार दे दी गई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर, तिजारत पर बढ़ाने पर और तनाज़ात को कम करने पर, हल करने पर, उस पर डायलॉग करने पर इत्तफाक किया है। मैं सीधी सीधी बात बताऊं, दोनों में क्या बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग आप अजीम रहनुमा हैं। शी जिनपिंग ने कहा डोनाल्ड ट्रंप आपने जो जंग रुकवाई है, हम उस पर आपको सलाम पेश करते हैं। सोचें, आपने जब से आप दुनिया में आई, जब से मैं दुनिया में आऊँ, तब से हम इन दो ब्लॉक्स को लड़ते देख रहे हैं। और अब दुनिया यहाँ पे आ गई है जब दो रहनुमा एक दूसरे को अजीम कह रहे हैं। आई मीन
इसके बाद क्या ही देखने को रह गया है। बट येस, आई रियली वॉन्ट टू गिव इट टू डोनाल्ड ट्रम्प द वे स्टार्टिंग फ्रॉम, आप अगर 2016 का उनका टर्म देख लें अगेंस्ट हिलरी, he was so much against China, he was so much against trading with China, he was so much about manufacturing coming, China being the most manufactured country, और वो वहाँ पर सारी goods जो हैं उनका अमेरिका में आना, फिर टैरिफ लगा देना, and then sitting on the same table talking about trade, talking about ending the quarrels, you know, and talk about dialogue. That's like a huge shift. From this we'll have trade, no trade with China, yeah, to you are a great leader. Yeah, Faisal, I genuinely wish कि मैं Xi Jinping की तरह कुछ कह सकती, so that we could make मैं a कह balance. सकता हूँ, right? शिन शन शुन छुआ जनाब, ये आपको समझेगा कौन? आई होप डोनाल्ड ट्रम्प को समझ आ गई होगी। बहुत समझ में आ रही है। तो एक तरफ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मीठी मीठी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प, अभी जब ये सादिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, अच्छा क्या हम इसको सुना सकते हैं थोड़ा सा? अब जब हमने बात करी दी है तो ये जो मोहब्बतों के सुर बिखरे हैं बुसान में, अगर हम इसको सुना सके थोड़ा बहुत तो प्लीज़। अच्छा, लेकिन सादिया पता हुआ क्या, इसके फ़ौरन बाद जैसे ये ख़त्म हुई ये टेबल टॉक, तो वहाँ के एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आप ये न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह का क्या मामला कर रहे हैं? वो सवाल का जवाब दिए बगैर उड़ गए, जिसके फ़ौरन बाद फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प को ये ट्वीट करना पड़ा। इसके फ़ौरन बाद, यानी कि एक तरफ दोस्ती, प्यार मोहब्बत, मीठी मीठी बातें, और फ़ौरन ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया कि अपने जो उनका वॉर डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने ये हिदायत की है कि जाएँ और न्यूक्लियर जो आपकी जो टेस्ट्स हैं उनको जो है वो दोबारा शुरू करें। सो वेल, अब ये इसके पीछे क्या मामला, देयर यू गो। उन्होंने कहा है मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन एनी अदर कंट्री। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन पावर आई हेट टू डू इट बट हैड नो चॉइस। इन्होंने रशिया को जो है, रशिया को सेकंड है, चाइना जो है वो डिफरेंट है, थर्ड पे है, बट विल बी इवन विद इन 5 years। ये बात है जनाब कि इनको डर है कि बाकी मुमालिक इनके बराबर ना आ जाए। अच्छा, आपको फर्स्ट टर्म याद होगी, जो फर्स्ट टर्म की कैंपेनिंग कर रहे थे, अपनी फर्स्ट टर्म की कैंपेनिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने कहा था मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस करना आता है और मैं बिजनेस के जरिए से, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से अमेरिका को दोबारा ग्रेट बना सकता हूँ। मैं दुनिया में अमन कायम करना चाहता हूँ, बट देन थिंग्स वेंट ऑड फॉर हिम। आई थिंक ही केम विद लॉट ऑफ लर्निंग दिस टाइम। इसके साथ ही सादिया, अच्छा ये तो हो रहा है दुनिया में, चलें एक तरफ दो जो बड़ी ब्लॉक्स हैं वो तो आप अब बैठ के बातें लेकिन ये अफगानिस्तान को क्या इशू है, क्या मसला है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थे, वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। 4 रोज़ का ये टेस्ट मैच था और 4 रोज़ का टेस्ट मैच जब ये ड्रॉ हुआ है ना, तो उसमें यकीन करें कि ये ड्रॉ नहीं हुआ है, ये एट लूजिंग एंड ही है अफगानिस्तान, और इससे इफेक्ट ऑब्वियसली होगा पाकिस्तान। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है एहतशाम उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं फिर से दोहराए देता हूँ वो मिसरा, महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। भाई हमने तो नहीं सोचा था कि ट्रम्प जो है वो जंगे जो है रुकवाते रुकवाते एक दिन शी जिनपिंग के साथ बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि अजीम है आप सर। आपने सोचा था कभी? And that too in South Korea. ये कैसा सरप्राइज है to see Donald Trump and Xi Jinping sitting on the same table, talking about trade, talking about dialogue. देखें, ये दुनिया में बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने हमेशा ये बात सुनी होगी साजिया कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, हम जो है ना एक ही पावर है। आज भी हम जब बात करते हैं, बावजूद इसके कि रशिया चाइना एक ताकत है, लेकिन अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत है। वो कहते हैं, मुहावरा बना हुआ है कि अमेरिका को अगर छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो इसका मतलब है उनका इन्फ्लुएंस अभी भी है पॉलिटिकल लेवल पे, तजारती लेवल पे और साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो अभी जिस तरीके से वहाँ इनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी से, तो अब तो इससे बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अपने स्टांस में तब्दीली लेके आए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। नतीजातन देखें, सारी दुनिया परेशान है, आसियान के ममालिक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की सख्त शराइत की वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। ट्रेड दुनिया में नहीं हो रही, ग्लोबल ट्रेड सफ़र कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया में खराब हो रही है। तो नतीजतन कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हाथ तोला रखा है, तो अब ये टैरिफ नीचे आना शुरू हो गए हैं अमेरिका की तरफ से। अब प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात के बाद जो लग रहा था कि ये सर्द जंग वाला सिलसिला आगे जाएगा, वो किसी हद तक रुकता नजर आ रहा है। सही है। और बाकी आप देख लें, प्रेसिडेंट ट्रम्प का तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त है, हर किसी को टेम कर लेते हैं। और देखें, अभी तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी उनको नॉमिनेट कर दिया है
नोबेल अपना नोबेल प्राइज के लिए, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान इट इज अ गुड सरप्राइज एंड वी वुड रियली वांट टू सी कि इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। ये अफगानिस्तान वाले मामले पर सर जरा जानना चाहेंगे कि क्या मैं एक्सपेक्ट करूं। परसों एक मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से मसूद पेशेशगियान की, उसके बाद हमने देखा कि कल एक और डेवलपमेंट आई। इसमें क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि खित्ते में क्या होने जा रहा है, जब कंफ्यूज्ड है या पता नहीं कुछ हल नहीं करना चाह रहा अफगानिस्तान मसले को? देखिए सादिया, बड़ी क्लियर सी बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 दफा ये बात की है कि ये मैं मसला हल कर सकता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगान लोगों का जो नुक्ता नज़र है, जिस तरह का वो इस्लाम फैलाना चाहते हैं, जो उनके सो कॉल्ड नज़रियात हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनका मुल्क किस तरह सफ़र कर रहा है। अभी आप देख लें 45% से ज़्यादा इलाके पे उनके रिट नहीं है। लोग उनको कह रहे हैं कि जी आप तो अबूरी हुकूमत बन के बैठे हैं, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते अपने मुल्क में, लोगों को पता चले हु इज़ हु। तो नतीजतन ये है कि इनके नजरियात नहीं है, ये पैसे की सारी गेम है। अब हिंदुस्तान ने अजीत दोवल का बयान देख लें, वो क्या कह रहा है। वो कहता है जी ये जो TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले और TTP दोनों मर्सनरीज हैं, हम पैसा देंगे और ये प्रॉक्सी वार हमारे लिए लड़ेंगे। तो ये इस हद तक आप देख लें आगे चले गए, और पाकिस्तान बार बार इनको प्यार से मोहब्बत से कह चुका है कि आप बिहेव करें। देखें BCO डेलीगेशन गए हैं, रिलीजियस लोगों के, सियासी लोगों के, हुकूमती लोगों के, वो मानने के लिए तैयार नहीं। अभी जिस तरह एम्बेरस किया उन्होंने टर्की और कतर को, आपने सादिया देखा फैसल इतने ऑडियो वीडियो हमने सबूत उनको दिए, और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की बातें बड़ी जेन्युइन है और पाकिस्तान जो कह रहा है उसको आप सुने। लेकिन आप देख रहे हैं उस वक्त के पास जो है ना, वो अनस हक्कानी भी हैं, जो सराद हक्कानी के भाई छोटे हैं, वो भी उसके हैं। वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बात मान जाते हैं ऑन पेपर और वो फिर कहते हैं हम पूछते हैं, फिर वहां से वो कंधार से फोन आता है हैबतुल्ला खबरदादा के किसी बंदे का, और वो कहता है जी हम इसको मना कर दें, हम नहीं बात करेंगे। तो ये नतीजतन अपने मुल्क को जंग की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान अब इसको कहते हैं पंजाबी में नको नक हो गया। पाकिस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा सब कुछ कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे, करने देंगे दहशतगर्दी के लिए। आज भी देखें, अभी आप देख लें, आपका चैनल दिखा रहा है, हमारा चैनल दिखा रहा है कितनी शातें हुई हैं। तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और बड़े जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करेगा, जैसा कि 2 हफ्ते पहले पख्तिया और काबुल में जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक्स देखी थी, वहां पे तबाही फेरी थी उन्होंने जाके, वैसे ही होगा। तो मुझे लगता है कि दे आज पर ही तो उनके लिए होगा, और बात मानने के लिए किसी के लिए तैयार नहीं है। वो प्रॉक्सी बनने हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान देखे ना इनका दीन क्या है। या तो आप देख लें कि वो कहते हैं बड़े दीनदार हैं और जाके बुत परस्तों के साथ हाथ मिला रहे हैं, वहां उनका दीन कहाँ चला गया, कोई दीन नहीं है। ये TTP और TTA दोनों जो है ना, एहतशाम साहब अगर इसमें आप ये भी ऐड कर लें, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली पाकिस्तान जो है इनको बार बार समझा चुका है। असल तकलीफ ये है कि ये जो आप मुहाजिरीन भेज रहे हैं, इनको क्यों आप भेज रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, इसमें ना एक चीज़ ये भी ऐड कर लीजिए, जो आपने कहा कि यहाँ पे ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में फला निज़ाम नहीं है तो हम इस पर अटैक करेंगे। इनकी सारी लीडरशिप जाके कतर में बैठी हुई है, ये अपने मुल्क में बच्चियों को पढ़ने नहीं देते। इनके बच्चे वहाँ कतर में, दोहा में इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ फला निज़ाम नहीं है तो हम इसको समझते हैं कि जी हम अटैक करें, तो वहाँ जाके भी कर लेना फिर। तो ये डायकॉटमी है, और अब चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आप 1980 में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे आप कैमोफ्लेज करके चीज़ें कर लेते थे। 2025 है ये बॉस। हम इसको एहतशाम साहब, हम इसको कैसे, वो जर्नलिस्ट वाला जो मामला इंडिया में हुआ था, कैसे भूल सकते हैं कि आप जब खुद एम्बेसी में या काउंसलेट में जाते हैं तो आप कहते हैं खातीन नहीं बैठेंगे, फिर आप प्रेशर करने के लिए एक ग्रुप ऑफ खातीन के साथ वहां पे बैठ जाते हैं। तो बेसिकली तो आप डिल्यूजनल है। देखिए बुनियादी तौर पे यही बात कतर ने और टर्की ने भी सादिया को समझाई है। कहते हैं कतर का एक ज्यादा रोल है, क्योंकि कतर ने इनको, आपको पता है, तालिबान को पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की इजाज़त दी थी जब ये इक़्तिदार में नहीं थे। ये थोड़ा बहुत उनका ख्याल करते हैं, लेकिन बात यह कि जब इनकी ज़ात पे बात आ जाती है ये नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है इनकी वॉर इकॉनमी है। इनका कोई, आप देखते हैं, फॉर्मल तो कोई रियासत वाली बात है नहीं है जो हम कहें कि एक बाकायदा मुल्क है। यही वजह है कि आज दुनिया इनको 4 साल होने को है, कोई इनको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं। अभी देखिए पिछले दिनों इंटरनेट की बंदिश के बाद, कल की परसों की वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट बंद होने के बाद ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में एक्सपोज हुए हैं, इनकी जगहों का पता चल गया कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये कि अखबारात कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि आपका सॉइल इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी देखें 2021 का मायदा, दोहा मायदा में अमेरिका ने इनसे अंडरटेकिंग दी थी कि आपकी सरजमीन जो है ना दूसरे ममालिक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
इनमें देखें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया सारे ममालिक शामिल हैं। सब ने ये कहा, अभी आप देख लें मॉस्को फॉर्मेट का इजलास हुआ 2 हफ्ते पहले, वहां पे उन्होंने कहा ये अपने आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। आपने देखा अगस्त के महीने में यूनाइटेड नेशन में जो एक इनफॉर्मल सेशन हुआ था पाकिस्तान का, रशिया का, चाइना का, वहां पे उनको ये कहा गया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। तो ये किसी आर्गूमेंट को, किसी सबूत को, एविडेंस को मानने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह कि इनके डायरेक्ट फाइनेंशियल मामला पे हिट पड़ रही है। अभी आपने देखने पॉपी कल्टीवेशन उन्होंने बंद कर दी थी फैसल, अब दोबारा शुरू कर दी है। वहां से 800 से 1 बिलियन डॉलर इनको सालाना मिल रहा है। अमेरिका ने भी बड़ा जबरदस्त इस पे अपने तहफात का इजहार किया कि अफगानिस्तान से ड्रग्स आती हैं, पाकिस्तान के जरिए जाती हैं दुनिया में, इसको रोका जाए। तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि दुनिया आज इनको समझ गई है, ये एक्सपोज हो चुकी है, ये किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। नतीजा तनब यह है कि सारी दुनिया का इन पे दबाव है। अल्लाह करिए किसी की बात सुने, वरना मुझे तो ख्वाजा आसिफ की बात लग रही है कि तोरा बोरा बनेगा और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो शायद ये उस तरफ जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वेरी एनलाइटनिंग एट द सेम टाइम। जनाब, तुम अब आगाज़ ही किया ना मैं बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से सादिया, और उसके हवाले से एक और मामला है। हम अब कितने 2 हफ्ते हो गए जब हम ये कह रहे हैं कि ये फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है। जंग बंदी मुआहदा तो मेरे ख्याल से अब इसको कहना भी नहीं चाहिए। इसको तो आसरा वासरा कहना चाहिए जो दिया गया था। एक बार फिर इसराइली जारियत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और हमास ने इसराइली हमलों को शर्म शेख में तय पाने वाले मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया है। मग़वी इसराइलियों की लाशों की हवालगी इन्होंने अब मौखर भी कर दी है। बिल्कुल, और एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं अल-क़िसाम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली बमबारी लाशों की तलाश और हवालगी में रुकावट बनी हुई है। एक तरफ इसराइली मीडिया इंकशाफ कर रहा है कि जी तल अवीव ने गज़ा पर ताज़ा हमलों से कबल अमेरिका को आगाह किया था, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वाशिंगटन ने इसकी तस्दीक या तरदीद से गुरेज कर लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, कल हमने देखा कि हमला किया गया, उसमें 44 लोग जो हैं उसका विक्टिम बने। आज हम देख रहे हैं कि ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, 50 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। फैसल, आपने इसको बोला कि ये आसरा था, आई रियली वांट टू से ये बिट्रेयल था। दिस वाज एक्चुअली अ बिट्रेयल गज़ा के लोगों के साथ। सदी का सबसे बड़ा धोखा अगर कहें तो ये बेजा नहीं होगा। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फ़राह मौजूद हैं। जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, हमास इसराइल कोई बड़ा रद्दअमल दिखाने में कामयाब हो सकेगी या फिर इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बात तो ये जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल बार बार कर रहा है, जब से जंग बंदी का नाफिज अमल हुआ था 11 अक्टूबर से लेकर आज तक के, मेरे ख्याल में शहादतों की तादाद 211 हो चुके। सिर्फ पिछले 24 घंटों में, यानी आज 30 तारीख है, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 104 लोगों को शहीद किया है और 297 लोग भी जख्मी हुए। और जो सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात है कि इन शुहदाओं में से 44 बच्चे, बेगुनाह बच्चे, छोटे बच्चे, उनको भी शहीद किया गया है। तो ये इसराइल, ये तवक्को थी। और अगर आपने मेरे ख्याल आपकी न्यूज़ में भी मैंने कहा और भी न्यूज़ चैनल्स में मैंने तो कहा ये तो जंग बंदी नहीं है, ये एक वक्फा है। और इसराइल पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आपने हमास का जो सवाल किया मुझसे, देखिए हमास अभी वो हमास की ताकत नहीं है जो शुरू में है, जो 7 अक्टूबर की ताकत थी इनकी, अब वो ताकत नहीं है। हमास लगातार 2 साल 2 दिन इसराइल से नहीं लड़ रहा था, वो इसराइल से लड़ रहा था, अमेरिका से लड़ रहा था, बड़े ममालिक से लड़ रहा था। अगर कोई ये समझता है कि हमास सिर्फ इसराइल से लड़ रहा था, ये तो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं, आपके सब नाजरीन भी जानते हैं कि इसराइल के साथ और कौन है, चाहे वो यूरोप, चाहे वो मगरबी ममालिक है, चाहे वो हमारे मुसलमान ममालिक है। तो मैं नहीं समझता कि हमास का कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल है, बल्कि हमास ने तो कह दिया हम जंग बंदी का मुआहदा का बाज़दारी का पाबंद है। अभी यानी रात का बयान है, अभी सुबह का भी बयान है, ये लगातार बयान हमास का यही बयान है कि हम जंग बंदी का मुआहदा का बाज़दारी करने का पाबंद है।
और हम खिलाफ वर्जी ना हमने की है और ना हम करेंगे। जी जलाल साहब, फ़लस्तीनियों कैदियों की जो रिहाई है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की अगर हम बात करते हैं, उसका मुस्तक़बिल करीब में आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? सर, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये कैदियों की। आपको पता है कल शाम को बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर इस नाजायज रियासत का इसराइल का, इन्होंने हुक्म जारी किया है जो रेड क्रॉस टीम है जो फलस्तीनी कैदियों के पास जाते हैं, विजिट करते हैं जेल में, इसराइल की जेल में, उन पर भी पाबंदी आयद करती है। उनके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दिया कि अब रेड क्रॉस की जो मुलाकातें होती है फलस्तीनी कैदियों से, जी, जी, जी। उसको भी बंद कर दिया। बाकी रिहाई का कोई उम्मीद है कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमें कहीं से ना उम्मीद नजर नहीं आ रही है जनाब मोहतरम। और एक बात आपको ये भी बताता चलूं, जंग रुका नहीं है, ये तो सिर्फ एक वक्फा है और ये जंग रुकेगा नहीं है। ये तो अभी भी 20 नकात में से सिर्फ एक नुक्ता भी बात हुई है, कैदियों का तबादला है। अभी और मजीद 19 निकात पर बातचीत होनी है और यही इसराइल करेगा जो कर रहा है, बहानाबाजी करके दोबारा खिलाफ वर्जी करेगा। लिहाजा कैदियों के बारे में या फलस्तीनियों का कोई फिलहाल मेरी नजर में, ना मेरी नजर ना मेरी आवाम की नजर में कोई बिल्कुल नजदीक ठीक है। नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, मुझे ये बताइए जलाल साहब कि कसीरुल मुल्की अमन फ़ौज की बहुत बाज़गश्त हो रही है, गज़ा में तैनात होता देख रहे हैं इसको, क्योंकि अमेरिका की जानिब से मिस्र और तुर्की की फ़ौज की जो कसीरुल मुल्की अमन फ़ौज है उसकी जो शमूलियत है इन दोनों ममालिक की, उस पर तो एतराज़ उठा दिया गया है। देखिए, अव्वल तो इसका अभी फाइनल डिसीजन नहीं नहीं हुआ। हुआ है। ये जो ओके। सलामती फोर्सेस इसको कहा जाता है या पीस कीपिंग फोर्सेस कहा जाता है या जो भी है, ये इस पर अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता ये है कि नेतन्याहू ने एतराज किया है कि इनके तुर्किश फौज पर है, तुर्की का जो फौज है इनके ऊपर एतराज किया कि मैं इनको इजाजत नहीं दूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज भले बेशक मेरी ये बात जरूर नोट कीजिएगा, आज 30 अक्टूबर जो भी फोर्सेस होंगे वो इसराइल की मर्जी से होंगे। इसराइल की मर्जी के खिलाफ कोई भी फोर्सेस कहीं के भी हो, हत्ता कि हमने ये भी सुना है कि हो सकता पाकिस्तान की तरफ से भी जाए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे वहां पर तो मैं कम से कम मैं तो मुतमईन हो जाऊंगा। मैं अपनी बात करूंगा, मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान के फोर्सेस के, लेकिन ये हकीकत है। मैं कम से कम मुतमईन हो जाऊंगा कि मेरी आवाम, मेरे भाई बहन है वहां पर जो मौजूद है, वो यानी सलामत रहेंगे। बाकी ठीक है। अभी ये कहना कब्ज़ वक्त है कि कौन सा फौज जाएगा, पर इसराइल अप्रूवल देगी, ये अभी अच्छा, कब्ज़ वक्त है। जलाल साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब हम अमेरिका और इसराइल पर अपने मफादात के लिए बात करते हैं और ये समझते हैं कि वो अब ऑब्वियसली इस मुहाइदे को अपने लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यही इसराइल का एजेंडा नज़र आता है, तो आपको क्या लगता है कि इस एजेंडे में कुछ भी ऐसा है जो किसी तरह से गजा के अवाम को सूट करता है? आपने क्या परसीव किया है? देखिए, ये मैं तो समझता हूँ, मैं मेरी नज़र में ये सब एक पूरा जाल था। ये अमन का जो मुआहदा है जो 20 निकात पर मुश्तमिल है, ये और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसराइल अमेरिका दोनों मिलकर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, इनका जो अब्राहम अकॉर्ड का जो प्रोजेक्ट है मशरिक वस्ता में, उसको पूरा करने के लिए। और उन्होंने बाकायदा कल ये जुमला कहा कि हमास इज नथिंग, हमास इज वेरी स्मॉल। तो मेरे ख्याल में अब ये जो होने वाला है इसका पेशगोई मैं आज करूंगा आपके सामने, वो यही है, भरपूर ताकत इस्तेमाल करेंगे इसराइल और अमेरिका मिलकर हमास को खत्म करने के लिए, ताकि इनका रास्ता साफ हो जाए। और इनका जो एजेंडा है, अब अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड जो आपको बताया, आपके नज़रीन को भी मालूम है अब्राहम अकॉर्ड क्या है। और अब्राहम अकॉर्ड जो है वो ग्रेटर इसराइल की शुरुआत होगी। ये आज की डेट आप 30 अक्टूबर याद रखिएगा, सुबह का टाइम है कि यही है। इस और आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो भी इसराइल के फेवर में बातें होती है वही करेंगे। ये मेरी नजर में और मेरी आवाम की नजर में और जितने भी हमारे
फ़लस्तीनी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़्ज़ीनगार, निगार, सीनियर पॉलिटिशियन, सबके यही राय है। ये हम लोगों के लिए एक जाल है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपना जो प्रोजेक्ट है अब्राहम अकॉर्ड उसको पूरा करेगा किसी न किसी तरीके से। जी। जलाल साहब, मार्को रूबियो समेत अहम वुज़रा इस वक्त इसराइल के दौरे पे हैं। मुआहदे की तकमील के लिए वो रजामंद भी कर रहे हैं कि वो उसकी पासदारी करें। क्या वो नेतन्याहू को मुआहदे पे अमल दरामद के लिए राज़ी कर लेंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, अमेरिका का जो कभी भी आप लोग देखिए, हम अमेरिका और इसराइल ख़ास तौर पर इनकी जो बीच में जो ताल्लुकात हैं, मेरे ख़्याल में, मैं तो नहीं कहूँगा कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़ा करीब से जानते हैं हम। देखिए, इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी पॉलिसी यही है। अभी मैं दूर नहीं जाऊँगा। 104 गुज़िश्ता 24 घंटों में जो 104 लोग शहीद हुए हैं गज़ा के अंदर, इतनी शदीद बमबारी हुई है, इतनी शदीद बमबारी में हुई है कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इतनी बमबारी शदीद नहीं हुई है, जिसके अंदर 104 लोग शहीद हुए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या बयान था कि इसराइल को हक है वो अपना डिफेंड करे। किस चीज के डिफेंस करने के? एक इनका सिपाही हलाक हुआ था और हमास ने बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल भी नहीं की है। रफह के अंदर है। रफह कौन सा ये रफह वो सिटी है जो मिस्र का हुदूद के साथ है, यानी मिस्र का सरहद के साथ है। तो वहां पर आपका तुम्हारा जो आपका जो एक सिपाही हलाक हुआ है और हमास ने इसका जिम्मेदारी कबूल भी नहीं किया, तो आपने ये तो जनूब में, आपने शमाल में जाकर निहत्ते लोगों के ऊपर बमबारी करके, बमबारी एक पूरी कॉलोनी के ऊपर बमबारी करके निहत्ते लोग, सिविलियन लोगों को आपने मार दिया। तो आप ये जो मार्को रूबियो या कोई भी हो, आप इनकी बयाना तो बिना जाए। ये बस से पर्दा बहुत कुछ है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। जो भी इसराइल ने रात को किया है और जो कर रहा है इसराइल, वो अमेरिका की मंजूरी से। ये बातें जनाब से दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इसराइल को ये कह रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं, ये सब बातें सर आप कभी भी किसी की बातों में ना जाया करें। आप इनकी प्रैक्टिकली यू सी व्हाट ही इज डूइंग। इस अमेरिका का आप अमल देखिए वो क्या कर रहा है। अमेरिका इसराइल को खुल्ला इजाजत दी है और साथ साथ अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप कल डिफेंड कर रहा है इसराइल को कि जी इसराइल को हक हासिल है कि वो अपना डिफेंड करे। अल्लाह अकबर, एक सिपाही तुम्हारा आपका हलाक हुआ, इसके बदले में 104 लोगों को, सिविलियन लोगों को शहीद किया है और 257 और शुहदा में से 46 बच्चे। और आप कहेंगे कि इसराइल को पावर करेंगे यानी नेतन्याहू पे दबाव डालेंगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जलाल साहब, हम कल ही ऑफ रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे कि आप अब किन लोगों को मार रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं। वो जो कैंप से मौजूद हैं आपके लिए वो ईजीएस्ट टारगेट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वी वांटेड टू नो कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और आपसे हम चाहते थे कि हमारा राब्ता हो जाए। जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त भूख है, वहाँ अफलास है, कहत की सूरत हाल है, इसका खात्मा कैसे हो सकेगा? मैं और फैसल तो हम यही बात कर रहे थे कि ठीक है, बेयर मिनिमम की तरफ देखें, सीज फायर होगा, कम से कम लोगों की जानें बचेगी, उन्हें खाना मिलेगा। सर ये इसराइल की बदमाशी है। 2 साल से सारा दुनिया इसको कह रहा है जंग रोक दो। सारा दुनिया ने कोशिश की कि वहां पर इमदाद तरसील करने का, वहां पर खाना खुराक। गज्जा में कहत आज तक कहत है जनाब मोहतरम, आज तक गज्जा के अंदर कहत चल रहा है। फ्रांस का मुतालबा, जर्मन का मुतालबा, अरबों का मुतालबा, पाकिस्तान का मुतालबा, इससे इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को जितना हम जानते हैं कि जहां तक हम जानते हैं, इसराइल ना मुतालबों से इनको फर्क पड़ता है, ना इजलासों से, ना मुजम्मतों से, ना कॉन्फ्रेंसेस से, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ना सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि इनको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में इनका बाप बैठा हुआ, वीटो लेकर बैठा हुआ, तलवार, अमेरिका। तो इनको किसी चीज का परवाह नहीं है जनाब। इनको पता है कि ना फ्रांस मुझसे लड़ेगा, ना कोई और मुल्क आकर लड़ेगा। मुतालबा करेंगे, बातें करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारे जो उम्मत मुस्लिमा माशाल्लाह 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 मुजम्मतें करेंगे, मुतालबा करेंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये इसराइल जो है वो मुतमईन है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसराइल किसी के दबाव में आकर रुकेगा।
ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको आखिरी बात बताऊं, फ्रांस ने ये मुतालबा किया, दूसरों ने मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक डेली बेसिस पे गजा में 6000 ट्रक्स जानी चाहिए इमदाद का, खाना पीना दवाई 6000। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बता रहा हूँ। आज तक इसराइल ने 100-120 से ज्यादा का इजाजत ही नहीं दी है, और उसको मशरूत भी रखा है बाकायदा इस इमदाद को, यानी खुराक, खाना पीना, दवाई मशरूत रखा है कि ये जो हमारे इसराइलियों का जो कैदियों का लाशें हैं आप हमारा हवाला कर दें, फिर हम इमदाद जो है ना का रास्ता खोल देंगे। यानी खुराक को भी बतौर एहतियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब ये बातें सुन के हम थक गए 2 साल से। जी बहुत शुक्रिया जलाल साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग ऑन द शो। जो आपने आखिरी बात की वो सबसे अहम थी कि 6000 ट्रक्स जाने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हुआ है, जाते सिर्फ 100 हैं। जी बिल्कुल, हम इसी उम्मीद के साथ इसको होप करते हैं कि कल शायद सूरत हाल वहाँ बेहतर हो सकती है। हमें लेनी एक ब्रेक, स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सादिया, क्रिकेट की बात करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या ही है बात करने के लिए, हार तो गए हम, लेकिन आज हम क्रिकेट ऑन द फील्ड नहीं, क्रिकेट ऑफ द फील्ड पे बात करने जा रहे हैं। टू द पॉलिटिकल ग्राउंड मेरे ख्याल में बात करना बना दिया गया है, इसको बना दिया गया है। सादिया, बिग 3 बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, और उसका यही मुद्दा रखा गया था कि जी जो बड़े पैसा जनरेट करते हैं उनके पीछे ये सारे मामलात होंगे। लेकिन अब ये चीज जो सामने आई है ना सादिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फैसल, मैं तो जानती हूँ, अब नाजरीन को भी जरा बताएं कि कौन था, क्या था ये, एंड व्हाट इज हैपनिंग। देखें सादिया, बात ये है कि भारत जो है उसने ये प्लान लेकर आया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिला के जी तो बिग 3 करेंगे। और उसके बाद हमने देखा ये बड़ा बात है कि एवरी डॉलर जो आईसीसी कमाता है, हर एक डॉलर उसकी 70 सेंट्स जो है वो भारत जनरेट करता है। मेरा सवाल ये है कि अगर तो ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत रूल्स को अमेंड कर सकता है, आईसीसी के कवानीन के साथ आर्म ट्विस्ट कर सकता है? लेटेस्ट जो थरथल्ली मची है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में वो ये है कि क्रिस ब्रॉड, जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड के वालिद हैं, और क्रिस ब्रॉड जो थे वो मैच रेफरी थे। एक मैच में भारत स्लो ओवर रेट का शिकार हो रहा था, और उस पर जब क्रिस ब्रॉड ने ये इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उनका कहना था कि आई वाज सर्टेन टू पीनलाइज देम, लेकिन मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद मुझे कहा गया कि हाथ हौला रखिए, उर्दू में तर्जुमा ये है, सर हाथ तो हौला रखें, आगे भारत है। एक्चुअली मेरे फैसल जहन में ये बात आ रही थी कि ठीक है, आई नो आप विसल ब्लोअर को कभी ये नहीं कह सकते, या जो खुद कभी मुश्किल में हो या विक्टिम हो, आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपने उस वक्त क्यों नहीं ये मामला उठाया। मेरे जहन में ये बात आती है कि उन्होंने उस वक्त मुमकिन है कि ये मामला इसलिए ना उठाया क्योंकि उनकी अपनी नौकरी का भी उनको पता होगा कि जी प्रेशर कहाँ से आता है, ये कैसे बिल्ड होता है, और अगर मैं अपनी नौकरी में मौजूद रहकर इसको बढ़ाऊंगा, इस पर बात करूंगा, तो ये उनके अपने लिए कितना मुश्किल हो सकता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जनाब इस तरह की सारी चीजें होती हैं, और उनका इस खबर को उस वक्त ना सामने लाना जब वो ऑलरेडी इस डेजिग्नेशन में थे, उसका भी पीछे भारत ही लगता है, क्योंकि द प्रेशर वाज कमिंग फ्रॉम द सेम। इसमें सर बड़े बड़े नाम आ गए हैं, सौरव गंगुली, जगमोहन डालमिया, और क्रिस ब्रॉड की इस खबर की मजीद तस्दीक भी कर दी है इंडिया के ही साबिक कोच ने, ग्रेग चैपल ने। उन्होंने ये कहा कि ये मुझे बताया गया था कि ऐसा हुआ है, और जगमोहन डालमिया ने कहा था कि इनका जो है वो रिवर्ट कर दें सौरव गंगुली का, सो दैट वो 2005 के इंडिया पाकिस्तान मैच में जिसको बैन लगा था वहां से वो निकल के वो श्रीलंका जा सके। इंडिया हैज कम फ्रॉम 2005 until now that they can get away with no handshake, no trophy taking, and anything is happening right now. हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया सर आपका that you are giving us time. None better person than you to understand what's happening around, और इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है। हम ओवरऑल तो बात करते हैं, लेकिन जो इस वक्त करंट रेवलेशंस आई हैं क्रिस ब्रॉड से, और उसको फिर तस्दीक भी कर दी है ग्रेग चैपल ने, क्या कहेंगे इस पे सर? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्रिस ब्रॉड को इतनी देर के बाद ये ख्याल क्यों आया कि इस किस्म की बात करे किसी भी इंटरव्यू में। दूसरा, ये चीज़ भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत जो है वो डोमिनेट करता है इन ऑल रिस्पेक्ट
जितनी भी दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, आईसीसी में जो भी सिलसिला चल रहा है इस वक्त, तो उनके बॉस भी आईसीसी इंडियन ही है। तो इसलिए ये तो डोमिनेशन तो बहुत अरसे से है, कोई नई बात तो नहीं है कि जो उसने डिस्क्लोज कर दी। हाँ, ये जरूर है कि एज मैच रेफरी उनको अगर कहा गया था कि नरमी का बर्ताव रखें, तो उन्होंने कोई वाकया बताया नहीं कि वो किस मामले में वो कहा जा रहा था कि नरमी करें, रवैये में अपना हल्का रखें इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर, क्योंकि कोई ना कोई तो एपिसोड हुआ होगा ना जिसके ऊपर ये कहा गया होगा उसको। सो एनीवे, अब तो क्रिकेट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। आप देखें, जब से हालिया एशिया कप में जो सिलसिले हुए, ये अब तो सियासत क्रिकेट में जो है वो जम हो गई है। और आइंदा जितनी भी इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट होगी या फॉर दैट मैटर दुनिया भर में, आई थिंक सियासत का जो रोल है वो बहुत आपको नुमाया नजर आएगा। हारून साहब, यस इट इज़ दिस इज़ इट, लेकिन हम ये अभी से नहीं देख रहे। हम जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हमने बिग 3 की बात की थी। उस वक्त रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा था आईसीसी के लिए इंडिया, और अब कितना जनरेट कर रहा है, इसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क आ गया। बट हैव द अदर कंट्रीज, मतलब अभी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी मसला होता है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मसला हो गया था, इंग्लैंड में भी उन्हें मसला हो गया था कि जी सबसे ज़्यादा रिलीफ तो इंडिया को मिल रहा है, सारे मैचेस में दुबई में बैठ के खेल रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है, व्हाट आर वी डूइंग टू गेट ओवर दिस, व्हाट आर वी डूइंग टू टेक ओवर इंडिया, और एटलीस्ट उनका असर रसूख कम कर सके हम। देखिए, इस चीज को तो अब आप रोक ही नहीं सकते ना। देखिए, इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जो सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि इंडिया के बगैर आपकी आईसीसी की कमर्शियल वैल्यू कोई भी नहीं है। अगर आप जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स देखेंगे वो सब इंडियन बेस्ड है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हों आईसीसी के, चाहे वो जितने भी कमर्शियल राइट्स हों आईसीसी के, वो बगैर इंडियन डोमिनेशन के वो है ही नहीं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनके पास बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, खास तौर पर स्पोर्टिंग फील्ड में। सो इसलिए ये तो चीज़ अब कोई भी नहीं कह सकता कि अगर आप इंडिया को आइसोलेट कर देंगे या इंडिया को निकाल देंगे आईसीसी के उस पर, तो आपकी आईसीसी तो वैसे ही नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए मुझे तो ये नहीं लगता कि इंडिया की डोमिनेशन को आप खत्म कर सकते हैं किसी भी रेस्पेक्ट में। आप सिर्फ ये हो सकता है कि उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि आप ठीक है, पैसा आपकी तरफ से आ रहा है, लेकिन क्रिकेटिंग के जो नॉर्म्स हैं या क्रिकेटिंग के जो भी तरीकाकार है, उसको तो आप कम से कम इंडिया को चाहिए कि उसको हर्ट ना करें ना। जैसे अभी रिसेंटली जो हालात हुए, जो वाकयात हुए एशिया कप में, वो तो सामने नजर आ रहा है कि वो तो इस किस्म के धौंस दे रहा है कि अगर मुझे आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इस किस्म के ऊपर जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं इंडिया के अलावा आईसीसी में, उनको मिलके जो है वो बैठकर ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इंडिया को इस चीज पे मजबूर, सिर्फ क्रिकेटिंग क्या पैसा इतना ज्यादा नहीं आएगा अगर हम किसी और को बुलाएंगे या किसी और जगह पे जाएंगे। तो उसके ऊपर वो जो है वो ये ना कह रहे कि जी वो पूरी की पूरी इसको हाईजैक कर ले क्रिकेट को, और जिस तरह चाहे इस मर्जी आईसीसी को चलाए या क्रिकेट को चलाए दुनिया भर में। तो ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए तमाम उन क्रिकेट बोर्ड्स को जो इंडिया के अलावा है। हारून साहब, एक तो ये चीज हो गई, एक तो ऑफ द फील्ड गेम में पॉलिटिक्स को घुसा के, ये तो एक चीज हो गई। 2011 का वर्ल्ड कप, सईद अजमल 2 कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पे सचिन का एलबीडब्ल्यू हॉकाई के साथ छेड़छाड़, बहुत से लोगों ने कहा हुई है, बहुत से लोगों ने कहा नहीं हुई है। वहां से लेके अब जो फखर जमान का एशिया कप में जो कॉट बिहाइंड था कि जिसमें लग रहा था वो नहीं है, लेकिन क्या सर आप बता सकते हैं हमें कि इंडिया वाकई इस लेवल तक स्टूप डाउन कर सकता है कि वो इन चीजों में भी छेड़खानी कर सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस किस्म के इस हद तक वो जा सकता है। हाँ, ये देखिए कि आप हॉकाई की बात करते हैं या इस किस्म की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें तो आपको पता है कि एरर्स हमें नजर आ रहे हैं। हमें सिर्फ हमें ही नहीं, इसका प्रॉब्लम सारी दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड्स को या क्रिकेट टीम्स को हो रहा है। क्योंकि इसमें एक जो इशू है ना, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि अंपायर्स कॉल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर वो आउट देता है और अगर विकेट को लग रहा है तो वो आउट हो जाएगा। अगर उसी को नॉट आउट डिक्लेयर करता है तो रिस्पेक्टिव जो भी डिसीजन होगा वो अंपायर्स कॉल की मद में जाके वो नॉट आउट हो जाएगा। सो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और मेरे अपने नजदीक इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि एक क्रिकेट कमेटी है आईसीसी की जो इस किस्म के मामलात को टेकअप करती है। सो मेरे नजदीक अभी ये जरूर होना चाहिए कि जब एक दफा अंपायर ने जो कॉल दे दी, वो विकेट को लगते ही उसको आउट होना चाहिए, या आपको स्निकोमीटर में नजर आ रहा है तो उसको आउट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसको अंपायर्स की स्वाबदीद पे नहीं छोड़ना चाहिए। हारून साहब, क्रिस ब्रॉड ने तो बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी ले ली,
जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी मैं ये कह रही हूँ हारून सर कि क्रिस ब्रॉड को बहुत टाइम लग गया ये बयान देने में, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए इसे कैपिटलाइज करने में। आई डोंट नो इफ कैपिटलाइज इज द राइट वर्ड, बट एटलीस्ट टेक इट एज एन एविडेंस कि भाई कर क्या रहा है भारत। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करे आईसीसी के लेवल के ऊपर, लेकिन आईसीसी के लेवल पे प्रेशर सिर्फ उसी वक्त आ सकता है कि जब आपके दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो आपके साथ मिलकर इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करें। मैं नहीं समझता कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड आपके साथ मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आईपीएल में तमाम के तमाम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं सिवाय पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, वो तमाम के तमाम आईपीएल खेलते हैं। बहुत ह्यूज, यानी इतना बड़ा अमाउंट उनको वहां से मिलता है, प्लस वो इतना ज्यादा पैसा जनरेट कर देता है आईपीएल से, और वो जितने भी बाकी तमाम ममालिक हैं उनको वो दे भी सकता है पैसा। सो मेरे नजदीक ये बड़ा आसान काम नहीं है इंडिया को प्रेशर डालना, और जब तक तो अब ये जय शाह जब तक आईसीसी के चेयरमैन है, मेरे नजदीक तो प्रेशर डालना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऑल राइट हारून साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको दोबारा हम जहमत देंगे। तो सादिया, ये जो गुफ्तगू एंड हुई है वो इस बात पे कि क्योंकि इतना पैसा है भारत के पास तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ऑल, बट मैं इसमें जो है एक और चीज़ मैं जो है ना ऐड करना चाहता हूँ। अगर भारत इतना विक्ट्रीज ना समेटता, इतना विक्टोरियस ना होता, कमिंग टू दैट 2007 का वर्ल्ड कप जो रिवर्स जो मार रहे थे मिसबा, वो ना मारा होता, भारत को इतनी फतूहात ना मिली होती, तो क्या भारत की इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती? अभी भी एट दिस पॉइंट आपने ऑन टीम बेहतर करेंगे ना, ऑन फील्ड की बात की थी, अगर हम एशिया कप इतना क्लोज आके जीत जाते हैं। I mean, जनाब, सफारती तनाज़े का कुछ एक सामने आया था हाल ही में, उस पर ज़रा बात करते हैं। और वो सफारती तनाज़ा तब हुआ था जब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को ये दिया था दैट दिस पिक्चर दैट यू आर सीइंग ओवर हियर इज आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। अच्छा, ये एक किताब है, ये एक सॉर्ट ऑफ अ ग्राफिटी सॉर्ट ऑफ इमेज है, ये इन्होंने सबको दिया है। अच्छा, सिफारती तनाज़ा तो छोड़ें इसको, ये बेवकूफ़ी वाला तनाज़ा है बेसिकली। साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जब उन्होंने ये किताब दी, ये तस्वीर, इस तस्वीर ने भारत में आग लगा दी, और जनाब भारत ने कहा कि ये क्या हो गया, और इसमें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप शामिल कर लिया गया है और कंट्रोवर्सी है और मिल रहे हैं आपस में दो पुराने लोग, और अब क्या होगा। और साथ में ये भी इन्होंने एक चैनल का तो मैं ये भी देख रहा था कि वो चला रहे बांग्लादेश में इस्लामी आर्मी पाकिस्तान की, तो बांग्लादेश वाली कौन सी आर्मी। तो खैर अब सिचुएशन ये है कि भारत को कुछ भी चाहिए, हाँ, लेकिन फिर किसी अक्लमंद ने इस इमेज को जूम इन करके दिखाया कि ये एक्चुअली है क्या, और जब वो दिखाया गया तो जी पता चल गया कि एक दफ़ा फिर से फेक ड्रामा क्रिएट किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, कुछ व्यूज़ कुछ टीआरपी के चक्कर में। ऑलराइट, अच्छा अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स और कुछ मेहमान हैं जिनसे आपकी करवाएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। कल हमने बात की थी ई चालान की, आज हम बात कर रहे हैं ई चालान की। जनाब, कल हमने भी बात की थी कि ई चालान से क्या इकदाम उठाए गए हैं और इन द लॉन्ग रन हम क्या देख रहे हैं, वो किस तरह से अच्छा होगा, यू नो, दिस इनिशिएटिव। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कि अच्छा अगर होगा तो कैसे होगा, और किन के लिए अच्छा हो रहा है, किन के लिए अच्छा हो रहा है, और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और इस पर अब अवामी रद्दमल क्या है, दीगर जमातों का रद्दमल क्या है। शहरियों ने तो रद्दमल दिया ही है, साथ ही साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र जो हैं, अब उन्होंने भी कुछ बयानात दिए हैं। सो गोइंग स्ट्रेट टू मुनिम ज़फ़र साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनिम साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल हमारी जो डीआईजी ट्रैफिक साहब थे उनसे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही। ओके, हम मुनिम ज़फ़र साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। मुनिम साहब, कल हमने इसी मुद्दे पे डीआईजी ट्रैफिक पीर शाह साहब से बात की थी, और उन्होंने बताया कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा, रॉन्ग वे आने वालों के ख़िलाफ़ चालान किए हैं, और सारी चीज़ें टैंकर और ट्रक्स वालों के ख़िलाफ़ भी चालान किए हैं। तो चालान तो हो रहे हैं, और कराची में जो बेहंगम ट्रैफिक है उसको किसी तरीके से तो कंट्रोल किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पे?
देखिए, चालान ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, कायदे ज़ाब्ते की पाबंदी होना चाहिए, वो भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए उनकी पाबंदी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये तो बताया जाए कि रोड कराची में कहीं कोई मौजूद है नहीं है। सही। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, जिसके ऊपर ये चालान आ रहा है, वहां सड़क है भी या नहीं, उसका भी कुछ करना है। आपका पॉइंट है मेरे सामने, लेकिन कुछ इतलात आ रही है। जी 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 लाइन मार्किंग है, सिग्नल फ्री रोड पर सिग्नल तोड़ने को चालान दे रहे हैं। ओके, हम इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन सवाल को अगर मैं नज़र में तब्दील कर लूँ, जब भी हुई है, जब भी तर्जुमानों से बात हुई, हमेशा उनके सामने यही मुद्दा उठाया कि भाई सड़कों पे चालान हो ना, गढ़ों पे और गड्ढों पे चालान थोड़ी होते हैं। हमें बताया गया कि, और कल पीर साहब ने ये भी बताया डीआईजी ट्रैफिक ने, कि उन सड़कों पे जिन पे गड्ढे नहीं हैं, सीधी सड़कें हैं थोड़ी बहुत, जहाँ पे कैमरा भी लगे हुए हैं थोड़े बहुत, वहाँ से ये समांतर चीज़ें हो रही हैं और वहाँ से चालान हो रहा है। आप कराची के तमाम तर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िला, गरबी, शर्की, सेंट्रल, जो सा भी है, सेंट्रल में बुरा हाल है। आप नॉर्थ कराची से लेके पीछे पावर हाउस चले जाएं और वहाँ से आगे सखीसन से लेके आगे जो है चले जाएं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज तक, बुरे हालात हैं। आप गुलिस्तान जौहर का हाल उठा के देख ले, बुरा हाल है। डीएचए का बुरा हाल है। एवरी मुनीम साहब, एक बार फिर अगर आपको अब मेरी आवाज़ आ रही सर तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आपसे सवाल करूँ। ठीक है मुनीम साहब, हमने कल भी ये सवाल उठाया था डीआईजी ट्रैफिक साहब से कि आप बिल्कुल चालान कीजिए, लेकिन अपने हुक्काम को ये तो बताइए, जो काम बाला है, कि भाई ट्रैफिक चालान सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों पे होता है, गड्ढों पे नहीं। इस तरह तो फिर कराची का शहरी जाए और वो चालान लेके अदालत जाए और बोले कि ठीक है मैं ये चालान भरने के लिए तैयार हूं। ये जिस कॉन्ट्रैक्टर को रोड दी जो कि 6 महीने बाद बह गई, जिस पे गड्ढे पड़ गए, मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ, पहले मेरा तलाफी करे फिर मैं चालान भरता हूं। भाई देखें, बात यह है कि कराची के साथ ये तो जुल्म है ना कि आप चालान दे रहे हैं। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें? चालान क्यों नहीं होते? लाहौर में चालान 200 रुपए का है, यही सीसीटीवी कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है, वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है? गुलिस्तान जौहर पूरा खोद कर डाल दिया है, यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। जहांगीर रोड पर 7,000 फीट रोड जाइए, आप मलिर हॉल से निकलिए, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो किसी जमाने में होता था, एक इदारा था, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? ना ट्रैफिक इशारे मौजूद हैं, ना ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ना सड़कों पर लैंड मार्किंग है, ना रफ्तार की कहीं निशानदेही की गई है। तो जब कोई चीज नहीं है तो आप क्यों लोगों पर जुल्म कर रहे हैं कि आप 6 घंटे के अंदर 2 करोड़ रुपए जनाब आपने जो है वो चालान कर दिए, बड़ा कमाल कर दिया। आप ये तो बताएं कि ये जो पैसे आप पिछले 3 सालों में लेते रहे, चले अभी तो छोड़िए, वो उसकी रकम कहाँ खर्च हुई, उसका ऑडिट हुआ नहीं हुआ, इस पूरे सिस्टम को कौन सुपरवाइज कर रहा है? आपने पुलिस स्टेट बना दिया है। पहले ट्रैफिक पुलिस धंधा कर रही थी, लोगों को जगह जगह नौजवानों को रोक के पैसे वसूल कर रही थी। आप लोगों को मास ट्रांजिट देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 17-18 साल में सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 300 बसें लेकर आई है। नाअहल लोग हैं ये, इनके अंदर मैनेजमेंट की भी सलाहियत नहीं है और इन सब लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है अवाम पर। और खास तौर पे कराची को तो इन्होंने बस एक तरह समझ लें टैक्स वसूल करने का एक जरिया समझ लिया है इन्होंने। कराची के लोगों से हर सूरत में टैक्स वसूल करेंगे। सड़कों का हाल खराब कर दिया है। आप मुझे बताइए सर्कुलर रेलवे कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। क्या कराची का राइट नहीं है कि कराची के अंदर जो है वो BRT 11 महीने में, 13 महीने में, 20 महीने में मुकम्मल हो? मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी में, पेशावर में हर जगह BRT चल रही है। कोई ढंग की BRT होती है? यहाँ तो सूरत हाल ये है, आपने ग्रीन लाइन चलाई, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दे रहे, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कल की खबर है, वहाँ मुलाजिम ने अभी सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। आप यकीन जाने ये ग्रीन लाइन को चिंची बना देंगे। ये ग्रीन लाइन के ट्रैक को, ग्रीन लाइन टोटल 80 बसें हैं और बच्चा ट्रैफिक वैसे चल रहा होता है। रेड लाइन के नाम पे खोद दिया आपने। उसी तरह और बॉटल नेक्स बना दिया है, बॉटल नेक्स बना दी है जिसकी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा हो रहा है। सड़क को आपने गली बना दिया यूनिवर्सिटी रोड को। तो अब क्या बदला ले रहे हैं कराची के साथ?
ये जुल्म किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम अदालत का रास्ता भी, दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये नहीं हो सकता कि कराची के लोगों से आप भारी भरकम चालान करें, उनको आप लोगों को अवेयरनेस ना दें। आपने ना सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चलाई, आपने ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कैंपेन चलाई, आप ना लोगों को अवेयरनेस देते हैं। बस आपको पैसा चाहिए है, आपको जो है वो माल बनाना है, और यही काम इस वक्त की हुकूमत पूरी तरह कर रही है। हमें ये बताया जाए ना कि आपने नंबर प्लेटें देना थी, नंबर प्लेटें देने में एक्साइज डिपार्टमेंट नाकाम हो गया है। यानी अपनी नाअहली को आप कहीं बयान नहीं करते, लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। 710 वाकयात हुए हैं पिछले 9.5-10 महीने के अंदर हादसात में, जिसमें लोग अपनी जानों से चले गए। 10,500 लोग जख्मी हुए हैं। आप बताइए। अच्छा मुनीम साहब, एक चीज ये लेने चले हैं बिल्कुल लोगों से भाई, एक चीज ये, और वो ये कि ठीक है आप चालान कीजिए, सारी चीजें अपनी जगह, चालान तो फिर उनका भी करें कि जिन्होंने ये खोद दी है रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन के नाम पे, और वो वक्त पे काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे। चालान उनके खिलाफ भी करें जिन्होंने करीमाबाद अंडरपास के नाम पे एक तवील उल मुद्दती तकलीफ जो है आसपास की आबादियों को दी हुई है, वो वक्त मुकर्ररा पे मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इन लोगों को फाइन्स नहीं लगते? फाइन देने के लिए, जुर्माना देने के लिए, टैक्स भरने के लिए, चालान भरने के लिए कराची के अवाम ही रह गए। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन में फैसल ये आ रही थी कि होना ये चाहिए था कि आपको ग्रास रूट लेवल से एक प्रॉब्लम को पिक करना चाहिए था। आप सड़कें बनाते, उन पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स बनाते, आप अपना सिग्नल सिस्टम ठीक करते, आप अपनी उन जगहों पर जहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं उनको ठीक करते। जो बॉटल नेक्स आपने शहर के बीचों बीच ये ओवरहेड ब्रिजेस बना के क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना स्टक होता है, लोग घंटों वहाँ जमा रहते हैं, उसको आप सॉर्ट करते। आपने ये सारा कुछ नहीं किया। गड्ढे तो मुझे लगता है ये जो तस्वीर में ये जो एक अजियत नजर आ रही है, ये जो एक, मैं क्या बोलूं अभी, ये बसें हैं, ये जो बसें हैं, ये जो बसें हैं, ये जानवर नहीं बैठ सकते इसमें, और इसमें इंसान बैठ के अपने दफातर, अस्पताल और दीगर जगहों पे जाते हैं। और बात करने की है कि लोगों को बुरा लग जाता है। 5,000 रुपए का चालान कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, उस बाइकर को आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या चीज दी है कि वो जो है एक सेफ, एक सेफ ट्रांसपोर्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लेकर जा सके। ये देख तो अब, अच्छा सादिया, जो आपने बात की है ना, आइए जरा इसकी तस्वीरी मंजरकशी करते हैं। अब ये वाले हैं, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, और ये बड़ी बसें हैं। ये देखें किस तरीके से इनका चेसिस से लेके और इनके टायर और सब झूल रहा है। अब ये मोटरसाइकिल वालों की तकिए देखें आप, ये भाई जबरदस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एक अलादीन पार्क बंद किया हमने और 100 खोल दिए, सड़क जगह जगह हमने खोल दिए। ये देखें आप, ये बड़े बड़े पडल्स हैं। और अच्छा, इसमें टोकन लेने की भी जरूरत नहीं है, फ्री झूला झूले, फ्री वो टोकन के पैसे जो आपने बचाए हैं वो अपनी गाड़ी की रिपेयर में आप लगा दें, अपने रेस्पिरेटरी की रिपेयर में आप लगा दें। ये पैसे आप वहां भी दें, फिर उसके बाद आप टैक्स भी दें। अच्छा, वैसे अगर ज्यादा किसी ने खाना खा लिया ना और उसको हाजमे की शिकायत है तो वो गाड़ी मेरा अलग, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए। ज्यादा खाना खा के ना बैठे वरना वॉमिट हो जाएगा आपको। ये वही वाला हिसाब हो गया कि ज्यादा खाना खा के झूले पे बैठ जाओ तो फिर क्या होता है आपके साथ? या तो हजम हो जाएगा या बाहर आ जाएगा। अच्छा, मैं तो इसके आगे देखें एक और चीज भी है ना, पथरी जिनको है उनके लिए तसल्ली बख्श और काम किया जाता है। वो भी किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के यहाँ पे और तेजी से जाए तो कुछ निकले ना निकले, पथरियां निकलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर टूट जाएंगी, खत्म, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारे शहर का ये हाल है। ये एक्चुअली इसके पीछे मोटिव ही ये रखा गया है कि आपके मसाइल खुद हल हो जाए, गाड़ी रहे ही ना बंदे के पास, वो पैदल जाए। अब गड्ढे जहां जहां पर हैं वो एक्चुअली यस, खास तौर पर वो लोग जिनकी रीढ़ के हड्डी के मसाइल है, वो कराची आने से पहले 10 दफा सोच लें। जिनके नहीं है वो हो जाते हैं जी। वी मे बी साउंडिंग वेरी, हम आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हार्श या बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कराची वालों को नहीं लग रहा होगा फैसल, उनको अभी भी लग रहा होगा कि कम ही हो रहा है। मैं अगर सादिया एक थोड़ा सा तकाबुल है, वो तकाबुल अगर मैं करूं, ये जो ई चालान वाले मामले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है आपके पास तो उस पर कराची में 20,000 रुपए जुर्माना होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, ड्राइविंग लाइसेंस तो रखे ना आप। एक गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास तो आपको लाइसेंस टू किल दे दिया है क्या? नहीं, लेकिन लाहौर में तो 200 रुपए है खाली। अच्छा ठीक है। अच्छा, हेलमेट ना पहनने पे ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपकी जान जा सकती है और 5,000 रुपए का जुर्माना है। 5,000 रुपए ज्यादा अहम है आपकी जान, लेकिन लाहौरियों की जान 2,000 रुपए 3,000 रुपए सस्ती क्यों? वहाँ हेलमेट सस्ता होगा, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे जो, अच्छा सिग्नल तोड़ने पे, जनाब सिग्नल तोड़ने पे अगेन 5,000 का जुर्माना है, बिल्कुल ठीक है।
बहुत अच्छी बात है, लाहौर में सिग्नल तोड़ने पे 200 रुपए जुर्माना है। मेरा अब सवाल ये है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सिग्नल को रौंदती हुई चली जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे? हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था कि ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, आप अपना काम करें। भाई अपना काम करने के लिए हमें सड़कें सीधी दे दो ना, ये एयर पोल्यूशन खत्म कर दो। अच्छा जी, अब आते हैं, अब सिग्नल बना दो ना। वन क्वेश्चन फैसल कि अगर अपना काम करना है तो भाई फिर ये काम कर दे और सड़कें बनाने वाला भी अपना काम कर दे आप। बिल्कुल, ट्रिपलिंग जो है उस पे 5000 यहां जुर्माना है कराची में, लाहौर में 300 रुपए जुर्माना है। ओवर स्पीडिंग जो है ये भी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ओवर स्पीडिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। सड़कें छोड़िए ओवर स्पीडिंग के लायक, आपने सड़कें इस लायक है कि उस पर बंदा 60 से भी ऊपर चला जाए। ये मैं अपना पर्सनल दुख बता देता हूँ, शारे फैसल यहाँ से लेके शारे फैसल तक मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाता हूँ, और उसके बाद विदाउट डिस्क्लोजिंग माय लोकेशन अगले 10 मिनट मेरी ज़िंदगी के अजीरन तरीन, अजाब तरीन, ख़राब तरीन होते हैं, और मज़ीद जितने तरीन है वो सब इसमें मिला लें। गाड़ी धड़ 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 आवाज़ बाज़ाब्ता उसमें से आ रही होती है। वैसे अच्छी बात है कि अगर इन गाड़ियों मोटरसाइकिलों की ज़बान होती तो वो क्या क्या सुनाते हमें। अच्छा, इसके साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जी, ये एक चीज़ है बहुत ज़रूरी। 25,000 रुपये वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना है, और लाहौर कराची में, लाहौर में 2,000 रुपये जुर्माना है। तो खवातीनों हजरात, पूरा दिन नहीं पूरा महीना खत्म हो जाए लेकिन ये इशू खत्म ना हो। एक्चुअली कराची के मसाइल तो अनगिनत हैं, जितने गिनवाए उतने निकल आएंगे। उनका जो प्रोडक्शन है इस हिसाब से हो रही है। वेल, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। الهجري كويني يا خيلو يا مسليني يلي بنار الهجري كويني املى المدام يا جميل ويسقيني يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام. Very so. Thank you so much. अहलन वसहलन, मरहबा, कैफ हालिक? अहलन वसहलन, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे विद अस, अम्मार अशकर, जो कि शाम के सीरिया के बासलाहियत गुलकार हैं, नगमा निगार भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। 2013 से यूएई और शाम में अपनी जानदार लाइव परफॉर्मेंस से दिलों को मशहूर कर रहे हैं, और इस बार वो आए हैं पाकिस्तान, जो कि आर्ट्स काउंसिल में फेस्टिवल हो रहा है। बिल्कुल जी, इस कल्चरल फेस्टिवल में वो हिस्सा है, और हम आज हमारे मेहमान हैं, और कितनी सोलफुल उनकी आवाज़ है, और कितना अच्छा वो गाते हैं, और उनकी प्रेजेंस कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जिस तरह से हमारे इस सेगमेंट का आगाज़ हुआ है। तो चलें वेलकम करते हैं अम्मार को। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? We are wonderful actually to listen to this beautiful voice. We were good, a pleasure. and now we are wonderful. Thank you so much. I feel wonderful as well being here. It was very soulful, that piece that Thank you just. so much. Is that your own song? No, it's not my own song. It's actually a folk song from Syrian culture. अमार सीरिया से हैं, मुल्क शाम से हैं, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन रहेगा हमारे। सो अमार, you born in Syria? Yes, Latakia. I've been born in Syria. I'm from Latakia. I've been there like for around 26 years, and then I moved to the UAE. So now I'm in an emirate called Ras Al Khaimah, and I live there. I've been there for around 7 years now. And you were doing this music? is your first visit to Pakistan? This is my first visit to Pakistan, but definitely not the last. All right. It's already my third day, and I love it here. Why? So how is the experience so far, as far as the Why do you love it? festival Why is do you love concerned? Karachi? Okay, I will tell you my experience since coming to the airport and now in ACP. Ready to listen. Because like the moment I arrived to the airport, I felt like home. Like with the great hospitality, with everything going, with the people, everyone smiling in your face. People are super friendly here. And then I went to the ACP, and it was amazing. Like in many aspects. First, you would see like these crazily talented musicians, and who are like very willing to collaborate. They are very like musically like gifted, let's say. And the second thing, and which I noticed, and I tell you, like as a musician, I've been a musician for a long time, but this is like the most unique
setting I've seen, it's how it's actually a music community. Like I've seen many music communities all around, let's say in the UAE, in Syria, or in some other countries. They are good. There are amazing musicians, but here you feel like people are close to each other, and at the same time they are welcoming to everyone, like who would just come to join, jam, play, whatsoever. So it's amazing. So we are jamming. We are jamming in a in. while. We are jamming in a while. Yeah, we Definitely. are. Definitely. So, other than the music community and all, what is the Karachi vibe for you? Did you have any food yet? The Karachi special food, or you're just having that hotel food, that not so spicy thing? Yes, okay. You know, I'm not a fan of spicy food as that, but yes, I had Pakistani foods. And do you remember the name? I don't remember the names. I'm That's terrible all right. with the names, but there is one sweet that I loved. It's called Gajar Ka Halwa. Wow, yes, exactly. That one is amazing. Like, this is already my favorite. All right. And tell me about it. Have you been able to get your hands on Urdu language a little bit? Well, there are Like many similarities in G. Urdu and There are many similarities. Like when I hear like someone speaking Urdu, some words I can relate to Arabic, but there is the acha. I think, Acha. G, I know how to say Mera naam Amar hai. Thank you, but other than that, I'm not that. That's great. That's great. Anta Faisal. That's the Arabic for that, right? Amar, we'll be talking a lot, but since you are here, the guitar is here. We would Of like course, to. I would love to. Why not a song? So please? what I'm gonna do, since we're talking about the Urdu language, there is a verse of the song that I'm preparing. So it's gonna be mashed up with Arabic. Oh wow! So I'm gonna be singing it in Urdu. Excuse my pronunciation. Please go on. No, please go on. Please go on. And I'm gonna use my phone. Yeah, sure. तो अम्मार जो है वो एक गाना गाने लगे हैं, जो कि उर्दू भी है और उसमें थोड़ी सी अरबिक फ्यूजन भी है. So please, Ammar. So I listened to this song. It's I saw it in Coke Studio. Okay. And I loved it. All right. So I'm trying to learn it. So. ऐसे देखा नहीं खूबसूरत कोई जिसमें जैसे जनता के मूरत कोई जिसमें जैसे निगाहों पर जादू कोई जिसमें नगमा कोई जिसमें खुशबू कोई जिसमें जैसे में हकती हुई चांदनी जिसमें जैसे मचलती हुई राजनी जिसमें जैसे के खिलता हुआ एक शमع जिसमें जैसे के सूरज की पहली किरण जिसमें तरशा हुआ दिलकशो दिलकशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. Wow, I love your voice, man. I love your voice, man. Thank you so much. Absolute honor to have you on the show. So wonderful. Thank you so much. I'm so happy being here as well. Okay. So, what are the expectations from this years of the music festival? See, Ahmed Shah, the whole and soul of the Arts Council Pakistan, is like bringing the musicians from all over the world every year. You are here first time in Pakistan. So, what are your expectations from this sort of festival, and what brings in different cultures coming in together, second in together, not only in the music verse, but also exchanging the culture, exchanging the talkies. So I can tell you that I could tell you my expectation when I was coming here.
I thought like it's gonna be a very nice festival with a lot of countries, but it actually absolutely exceeded my expectations. I didn't expect actually that there are 141 countries. Wow. Like what amazing effort that has been done to bring people together, and everyone, like, they are so nice. Even when we're performing, when I came here, I was supposed to perform solo. Now band that performing together, we met, we jammed, we found somebody else, like, let's join, and this is so everyone is amazing. I think it's the perfect environment for you to recreate, to improvise. Yes, to learn new things maybe as exactly. well. And being open on that much cultures, like, it's by itself amazing. Have you so far been able to really get the chance to figure out if that will open so many ways for so many different cultures in so many other countries? Do you think it is going to do that? Like mixing, like this mix of culture always had this potential. Because, like, even it says, like, in general, when you travel, you would get, like, knowledge, you will have a lot of experience. So what if you're having people from more than 100 countries? Like, that by itself is amazing. And they are all obviously, they have different languages, they have different cultures, but they have one thing common about them, and that is, that brings them together. That's such a wonderful thing. That's art, let's say, because there is a music, and this is also something amazing. Like, it's not only music, it's music, art, dance, poetry, I think, and so on. So okay, the difference of the beats in the Arabic and the, in Pakistan it's the classical or semi-classical that is our heritage. So what is the basic difference of the thing? Like, in Arabic it's more, I don't know what should I call it, but we go in a trance whenever there is, my favorite is Khalid Sheb. Right. Khalid Sheb, yeah. But what difference can you derive from both the different genres? So, and the similarities too. Yeah, sure. Let's say starting with the rhythm, because of course each music, it has different rhythms. So when I'm going, let's say, for an Arabic, if I say, like, we have like this kind of rhythms, for example, but in Pakistani music, I'm still learning about it. But you can find, like, let's say, for example, now I'm telling you about doing the mashup. So you can reach a common ground. So you can match it together. So there's always a way. With the scales, like with the Arabic scales, we have some Oriental scales that have the quarter tones. And but in the scales, and the, say, like, Pakistani scales is also very unique. So yesterday, I would tell you, we were jamming, I was listening, I was like amazed, and I was just trying to imitate it with my voice. So of course, like in any culture, let's say, there is this unique music perspective, because it has been developing, like, over the years, for like hundreds of years. But in the end, it's music. It's everybody's language, so you can always find a common ground. And I think as long as it reaches your heart and it touches the soul, I think it just justifies everything that comes to your mind at that point in time. And I think that has justified your visit to Pakistan. Of course. Okay, we have to take a break, but before that, let's do one more thing. I think you can catch some Urdu words, right? So what if I speak those words in a song, and you can, play along. Play along. Of course. Okay. This is the most favorite patriotic song in Pakistan. Okay. It's called. And you might have heard it. Dil Dil Pakistan. Have you heard of it? No. Right. Okay. Okay. So what I'll do is I'll just do it Aisi Zami, and then you can repeat. So Aisi Zami. Perfect. Perfect. Ladies and gentlemen, हमारे साथ अमार मौजूद थे और हम ब्रेक ले रहे हैं. इनका शुक्रिया अदा करते हैं. But उससे पहले we'll do another different sort of jam. Okay. So it goes like 1, 2, 3. ऐसी ज़मीं और आसमां और आसमां इनके सिवा
इनके सिवा जाना कहाँ, जाना repeat it. कहाँ, पढ़ती रहे पढ़ती रहे ये रोशनी, ये रोशनी, चलता रहे चलता रहे ये कारवां, ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट गेस्ट, आज सुबह सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। क्या हुआ ऐसा सादिया? एक्चुअली यस, एक वीडियो फ्लोट कर रही है और वो वीडियो फ्लोट कर रही है तेंदुए की, जो कि अचानक रनवे के करीब घूमता फिरता नजर आया और लोग हैरान हो गए और चहलकदमी भी वहाँ पर कर रहा था, वेरी कंफर्टेबल था। फिर खैर अमले और सिक्योरिटी एहलकारों में खलबली मची और जो वहाँ पर आई विटनेसेस हैं उनके मुताबिक तेंदुआ जो है वो ATC टावर के नज़दीक ग्राउंड एरिया में कुछ देर तक जो है वो बड़े कंफर्टेबली घूमता रहा और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अमला है उसने हिफाजती इकदाम के तौर पर आर्जी तौर पर उन जगहों से वो हट गए थे और फिर बाद में सॉरी हट नहीं था उन्होंने। अच्छा दैट क्या वो बैठे रहते। फिर बाद बताया जा रहा है कि सिविल एविएशन और ASF के एहलकारों ने फौरी तौर पर फिर एक्शन लिया, वाइल्ड लाइफ की टीम को बुलाया और फिर उन्होंने वहां से उसको सेफली मूव कर दिया। एक अच्छी चीज़ है भाई, वरना आज़ाद कश्मीर या इस्लामाबाद ऊपर नथिया गली एबटाबाद में होता ही है कि गलती से बेचारा कोई तेंदुआ या कोई भूला भटका आ जाए मार देते हैं। आई थिंक इसका क्रेडिट जो है थोड़ा सा मीडिया को ले लेने देना चाहिए, बिकॉज मीडिया ने ये अवेयरनेस क्रिएट की है कि भाई आप अपनी जो है हीरोइज्म का मुजाहिरा इनको मार के ना करें कि देखो मैंने किसी शेर को या किसी एक्सटिंक्ट एनिमल को मार दिया और मैं बड़ा आदमी बन गया। सो वो अच्छा हो गया, ये अवेयरनेस आ गई है, कम से कम लोगों में फॉरन वाइल्ड लाइफ की टीम को कॉल कर दिया जाता है और वो उनको सेफली वहाँ से मूव करने में कामयाब होते हैं। अच्छा जी, फिजाई आलूदगी की ज़रा बात कर लेते हैं। संगीन मसला हो और अभी जो मौसम है इस वक्त पाकिस्तान में वो है जनाब स्मॉग का मौसम। वी ऑल नो, गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स और उसके बाद स्टबल बर्निंग, इस सब से जो है हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, नज़र कुछ नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ और दुश्वारी होती है। लास्ट ईयर तो हम भूल भी नहीं सकते क्या सिचुएशन हुई थी। तो अब हम कितनी अपनी खराबी कर चुके हैं और ये जो हमें कहा जाता है हिफाजती तदाबीर अपनाएं, क्या ही अपनानी होती है? आपने एक मास्क ही तो लेना होता है, वो भी हम नहीं ले रहे। अगर लेते हैं तो क्या वो मास्क इतना प्रोटेक्टिव है कि वो स्मॉग का मुकाबला कर सकता है? और हम अपने लंग्स के साथ स्मॉग को लेके क्या कर रहे हैं, इस सब पे हम बात कर लेते हैं सादिया। जनाब इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है ये हम सब के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है और क्या इन द लॉन्गर रन ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करी है। हमारे साथ मौजूद है पल्मोनोलॉजिस्ट कामरान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सर हम हर साल ये देख रहे हैं स्मॉग में इजाफा ही हो रहा है। लाहौर में तो बहुत बुरा हाल है, कराची में आलूदगी में चौथे नंबर पर हम देख रहे थे। मेरे समझ में एक बात आती है कि जब कोरोना आया था तो ये सख्ती कर दी गई थी उस वक्त कि जी आपने लगाना है मास्क और ये आपको सेव करेगा और कम से कम आपके रेस्पिरेशन में उतने मसाइल नहीं होंगे, अस्पतालों में उतना रश नहीं होगा। अब ये नहीं रहा है, क्या ये हमने ठान ली है कि हमने कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं लेनी कि जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी बच जाए? जी, मैं एक तो रोकथाम की मैं बात कर रहा था कि इसके रोकथाम के लिए कोई इफ़ेक्टिव कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कहूँ मैं या उसके कि ये कहा जाता है कि जो रेमेंट्स होते हैं ख़ासतौर पे पंजाब में जो फसलों के, उनको बाद में बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, स्मोक बनता है, वो बहुत कम हिस्सा है। उससे ज़्यादा हिस्सा जो गाड़ियों का धुआं है, जिसमें आप सिर्फ नोटिस करें कि कितनी गाड़ियां हमारे यहाँ रोडों पे चल रही होती हैं जिनका मेंटेनेंस ना चेक होता है। जी। जैसे अच्छी बात है कि एक कदम जो है ना उठाया गया है, डोंट नो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे आगे की, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि ट्रैफिक की तो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कितनी गाड़ियाँ हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पुराने इंजन रखे हुए हैं और कितना धुआं छोड़ते हैं, ख़ासतौर पर कराची जैसे ओवर पॉपुलेटेड एरिया में। पंजाब में, लाहौर में चीज़ें इसलिए नज़र आ जाती हैं क्योंकि कंजेस्टेड हो गया है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो इनको रोकथाम ज़रूरी है।
कराची के लिए मैं अगर कहूँ तो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए जो समंदर की हवाएं हैं। अगर ये ना होती तो शायद खुदा न खास्ता हम सब सांस के मसलों में जी हाँ, वो हवा की वजह से वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत। उसके बावजूद अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूँ कराची के, तो आज की 30 नवंबर की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो चेक होता है अगर देखा जाए तो 0 to 50 एक नॉर्मल है कि जिसमें आप नॉर्मली एक हेल्दी सांस ले सकते हैं या आपके लिए एनवायरनमेंट बेहतर है। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कराची का 160 है। बट व्हाट डू आई डू डॉक्टर साहब? मतलब अब ठीक है, एयर पोल्यूशन है, मुझे रोज़ इसी पे जीना है, बच्चे भी हैं मेरे, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? बिल्कुल, बच्चों के लिए तो और ज़्यादा इश्यूज़ है क्योंकि आजकल जैसे कराची में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए जैसे आपने मास्क की बात की, मास्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़बरदस्ती करके ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती लोगों को मास्क के लिए बताया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए कि जो कोविड पता भी था कि कोविड सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन नहीं था, फ्लू एक कॉमन इन्फेक्शन है। किसी टाइम में उसके भी पेंडेमिक्स थे और उससे सिवियर किस्म के रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। इवन कोई भी इंसान रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है और किस्म के वायरस से, जिसमें एक मास्क के ज़रिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनको, कि एक को अगर हो गया तो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 3 to 5 डेज़ का एक वायरस का लोड होता है। वो गुजर जाने के बाद फिर अब आपने देखा होगा कोई छींक आ रही थी, फ्लू होता है, उसके बाद फिर घर में सब लोगों को हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ नहीं करते। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ जो रोडों की खुदाई हुई है, जो डस्ट है, वो उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन उन लोगों के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है जो एलर्जिक हैं, जो एस्थमेटिक हैं, जिनको भी सांस की ऑलरेडी बीमारियां हैं और किस्म की भी सांस की बीमारियां हैं, उनका एक्सपोजर होगा और वो साइनस इश्यूज़ वगैरह वाले हैं जी, राइनाइटिस है, जो नेज़ल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में ऑलरेडी चेस्ट के इश्यूज़ हैं, लोग ऑक्सीजन पे हैं, अब उनका एक्सपोजर होना उनको एक रिस्क पे डाल देना, उसके बाद उनकी कंडीशन ख़राब होकर उनको आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक छोटे से उस चीज़ों की वजह से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू केम। और ऑर्डर ऑफ द डे भाई ये है कि मास्क जो है वो उसको आप लगा लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कामरान सुलेमानी मौजूद थे। सर एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और द थिंग इज़ कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है, उसका ख्याल रखें। आपसे अब मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।